हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करा था। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने कल की वीडियो में कंपनी के रूल में जितने एक्ट आते हैं वो सारे कवर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में क्राउन रूल से शुरू करेंगे और क्राउन रूल में भी हम सिर्फ 3 एक्ट कवर करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि अगर हम सारे एक्ट कवर करेंगे तो बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाएगी। इसीलिए 3 एक्ट कवर करेंगे। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया था। 1857 रिवोल्ट के बाद आया था, क्योंकि 1857 रिवोल्ट में इंडिया में बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो गई थी, इंस्टेबिलिटी हो गई थी। तो एक बेटर कंट्रोल और एक बेटर गवर्नमेंट के लिए एक एक्ट लाना बहुत ज़रूरी था। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने का मकसद ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही था कि इंडिया का कंट्रोल डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया जाए बजाय कि कंपनी के। ठीक है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हो गया था ना, वो इंडिया में कंट्रोल कर पा रही थी अपने रूल को, और लोग भी कंपनी के रूल से बहुत ही ज़्यादा एजिटेट हो गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। उसमें कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि होम गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। मैंने बताया ना कि इंडिया का कंट्रोल सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। तो एक होम गवर्नमेंट बनाई गई ब्रिटेन के अंदर, जिसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो कि इंडिया के लिए काम करता था। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट जो थी उसमें से एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था ऑल द इंडियन अफेयर्स। और एक काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 15 मेंबर्स बॉडी बनाई गई। ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइज करेगी और असिस्ट करेगी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक प्रोविज़न हो गया होम गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। और एक गवर्नमेंट इंडिया के अंदर भी बनाई गई। ठीक है, एक गवर्नमेंट इंडिया के अंडर बनाई गई जिसका हेड था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट भी था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी था, ड्यूअल रोल था वाइसरॉय का। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल होता था, जैसे कि उस 1850 एक्ट के बाद 1858 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल का जो प्लेस था वो वाइसरॉय से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो कि असिस्ट करेगी वाइसरॉय को। लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाई गई। जो प्रोविंसेस थी उनमें भी लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, जिनको गवर्न कौन करेगा? गवर्नर्स या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये वाइसरॉय के अंडर काम करते थे। ठीक है, अब इम्पैक्ट देखते हैं 1858 का इम्पैक्ट क्या हुआ। लेट मी जस्ट एडजस्ट फर्स्ट। इम्पैक्ट ऑफ 1858, तो कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट थे, कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थे। इमीडिएट इम्पैक्ट में एक तो एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी का रूल पूरा ख़त्म हो गया था। डायरेक्ट क्राउन रूल, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल शुरू हो गया था। एंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसी नीति थी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह थी 1857 का रिवोल्ट होने की वजह से। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री की वीडियो में, इसलिए बस अभी यही समझ लीजिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का भी एंड कर दिया गया। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में क्या था? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसकी फाउंडेशन बनी। राइज ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। अब चलते हैं अपने दूसरे एक्ट की तरफ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ये एक्ट, इस एक्ट में रिफॉर्म किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन जो किया गया था उसको प्रोविंशियल लेवल पे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले
पॉइंट है या फिर प्रोविज़न कह लीजिए, इसमें सबसे पहला प्रोविज़न एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी उसको एक्सपेंड किया गया, उसमें एडिशनल मेंबर ऐड किए गए, ठीक है, जो कि वॉइसरॉय नॉमिनेट करता था, और एडिशनल मेंबर्स का जो नंबर था 6 to 12 मेंबर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चेंज किया गया, इंडियन नॉमिनेशन, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल। इंडियंस नॉमिनेट करे गए काउंसिल के अंदर, मतलब अब इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करा गया। जो सबसे पहले जो थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेट किए गए थे वो था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। और क्या किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चेंज क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को के फंक्शंस को लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि काउंसिल कुड ओनली डिस्कस मेजर्स नॉट वीटो, बस डिस्कस कर सकती थी, ना कि वीटो दे सकती थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। रिस्टोर मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस को रिस्टोर कर दिया गया। अब आगे समझ में आएगा जब हम पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे, जब इसका मतलब प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट था इसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई, यानी कि अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी भी अपने जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका यूज़ करके लॉ बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेचर ला दिया गया, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, जो कि आज पाकिस्तान वाला पार्ट है ना, वो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पे भी, बंगाल पे भी, पंजाब में भी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल, प्रोविंशियल एक्ट रिक्वायर्ड वाइसराय असेंट। बेशक से प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर शुरू कर दिया गया या फिर डिसेंट्रलाइजेशन कर दी गई, लेजिस्लेटिव पावर भी दे दी गई, लेकिन कंट्रोल अभी भी सेंटर का ही था, और सेंटर कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्हीं का कंट्रोल था। वाइसरॉय का असेंट लेना बहुत ज़रूरी था। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस कौन कौन सी की गई, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन काउंसिल एक्ट का 1861 का, कि पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के लिए उसका एक स्पेसिफिक इंचार्ज होगा, जो उसके फंक्शंस को या फिर जो डिपार्टमेंट को जो फंक्शंस अलॉट किए गए हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होगा। सेकंड है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है, ऑर्डिनेंस पावर। वाइसराय को ऑर्डिनेंस पावर दी गई। ऑर्डिनेंस पावर जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ऑर्डिनेंस पावर वो यहीं से आई गई, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से आई गई है। ऑर्डिनेंस पावर दी गई वाइसराय को। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब था कि वाइसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस विदाउट काउंसिल अप्रूवल इन एमरजेंसी। जो वाइसराय है एमरजेंसी कंडीशन में अगर वो कोई लॉ बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, लेकिन एमरजेंसी के टाइम पे ये जो ऑर्डिनेंस पावर है सिर्फ 6 मंथ तक वैलिड रहेगा, ठीक है। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, लेट मी जस्ट एडजस्ट फर्स्ट। इम्पैक्ट्स, इमीडिएट इम्पैक्ट में एंड ऑफ टोटल सेंट्रलाइजेशन, मैंने बताया ना डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी, तो टोटल सेंट्रलाइजेशन का एंड हो गया था। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हम आगे बढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, अब हम शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। रिफॉर्म एंड एक्सपेंशन, इसमें 1892 के एक्ट में जो प्रीवियस एक्ट था उसमें कुछ रिफॉर्म करे गए और एक्सपेंशन किया गया। एक्सपेंशन किसका किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से बना लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो एडिशनल मेंबर थे जिनको वाइसराय नॉमिनेट करता था उनका नंबर बढ़ा दिया गया, 10 to 16 कर दिया गया,
ठीक है। साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो इंक्रीज, जो प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी उसका साइज भी इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन इसमें जो मेजोरिटी है वो अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की थी। और ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन थे? ऑफिशियल मेंबर जो वॉइसरॉय नॉमिनेट जिन मेंबर्स को वॉइसरॉय नॉमिनेट कर रहा था वो ऑफिशियल मेंबर थे। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बेशक साइज इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन अभी भी कंट्रोल सेंटर का ही था, ज़्यादा कंट्रोल सेंटर का ही था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की थी। ठीक है। और इंडियन नॉमिनेशंस को भी बढ़ा दिया गया। जो मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय और गवर्नर, जो इंडियन मेंबर जो वाइसरॉय और गवर्नर नॉमिनेट करते थे उनका भी नॉमिनेशन बढ़ा दिया गया, लेकिन विद अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू ही बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एंड डायरेक्ट इलेक्शन मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड करे गए। प्रोविंशियल काउंसिल्स रेकमेंड मेंबर, जो प्रोविंशियल काउंसिल थी वो रेकमेंड कर रही थी मेंबर्स को यूनिवर्सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है। लिमिटेड फ्रेंचाइज कर दी गई, मतलब जैसे आज के टाइम पे तो अडल्ट फ्रेंचाइज है, लेकिन उस टाइम पे लिमिटेड फ्रेंचाइज करी गई बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। जैसे कि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो उसको वोट देने का राइट दिया गया, जो टैक्स पे करता है ज़्यादा उसको वोट देने का राइट दिया गया, जिसका स्टेटस अच्छा है उसको वोट देने का राइट दिया गया। मतलब सब के लिए वोट देने का राइट नहीं किया गया था, ओनली लिमिटेड फ्रेंचाइज अप्लाई करी गई थी। थर्ड पॉइंट है एनहांस्ड पावर ऑफ काउंसिल, काउंसिल के पावर को एनहांस कर दिया गया। काउंसिल कुड डिस्कस बजट का डिस्कशन कर सकती थी काउंसिल, लेकिन वोट नहीं कर सकती थी, ओनली डिस्कस कर सकती थी, वोट नहीं कर सकती थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय मेंबर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछ सकते थे ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विद प्रायर नोटिस, उसके लिए भी प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, तब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है काउंसिल कुड नॉट मेक रेजोल्यूशन ऑन काउंसिल कुड नॉट मेक रेजोल्यूशन ऑफ बजट एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो काउंसिल थी वो रेजोल्यूशन नहीं बना सकती थी, मतलब लिमिटेड पावर्स दी गई हैं काउंसिल्स को, प्रोविंशियल काउंसिल्स को भी। इम्पैक्ट क्या क्या थे? मोर इंडियंस इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई, क्योंकि इंडियन नॉमिनेशन बढ़ा दिया गया था और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हो गई। तो ये कुछ है जो इमीडिएट इफेक्ट जो हुआ था, इमीडिएट इम्पैक्ट था जो 1892 का वो है। और जो लॉन्ग टर्म में क्या क्या हुआ था? फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसका फ्यूचर शुरू हो गया था, बट विद अ वेरी लिमिटेड पावर, लेकिन सिर्फ लिमिटेड पावर्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के नीचे कमेंट और सजेशंस दीजिए जो आप मेरी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं। मैं उनको आपके कमेंट को पढ़ूंगी और अपनी वीडियो को भी इम्प्रूव करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।